आज हम एआई की दुनिया की एक कह सकते हैं सबसे बड़ी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। एक ऐसी समस्या जो इन विशाल भाषा मॉडलों को होशियार होते होते अचानक थोड़ा बेवकूफ़ बना देती है। कल्पना कीजिए आप एआई को एक बहुत लंबी रिपोर्ट देते हैं, हज़ारों पन्नों की, और उससे कहते हैं कि इसका सार निकालो। और एआई जो कुछ देर पहले तक शानदार जवाब दे रहा था, अचानक ज़रूरी बातें भूलने लगता है या फिर बिल्कुल ही अप्रासंगिक जवाब देने लगता है। शोधकर्ता इसे कॉन्टेक्स्ट रॉट कहते हैं, मतलब संदर्भ का सड़ जाना। ये आज के सबसे शक्तिशाली एआई मॉडलों की एक फंडामेंटल सीमा है। और आज हम एमआईटी के शोधकर्ताओं के एक रिसर्च पेपर और कुछ दूसरे स्रोतों की मदद से एक ऐसी तकनीक को परत दर परत समझेंगे जो शायद इस पहेली का जवाब हो सकती है। एक ऐसी तकनीक जहां एआई जवाब देने के लिए एक तरह से खुद को ही सिखाना शुरू कर देता है। ये सुनने में ही किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लग रहा है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। ये कॉन्टेक्स्ट रॉट की समस्या आखिर है क्या? मेरा मतलब GPT-5 जैसे मॉडलों को तो बनाया ही इसलिए गया है कि वो भारी मात्रा में डेटा को संभाल सकें। फिर दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत आती है उनकी कॉन्टेक्स्ट विंडो में। इसे आप मॉडल की शॉर्ट टर्म मेमोरी की तरह समझ सकती हैं। भले ये मेमोरी लगातार बड़ी होती जा रही है, लेकिन इसकी एक सीमा है। जब आप उस सीमा से ज्यादा जानकारी देते हैं तो मॉडल वो लड़खड़ाने लगता है। ये कुछ ऐसा है जैसे आप किसी को एक ही बार में 10 नॉवल पढ़ने को दें और फिर किसी 5वें नॉवल के तीसरे चैप्टर के एक किरदार के बारे में पूछें। हाँ बिल्कुल। बहुत संभावना है कि या तो उसे याद नहीं रहेगा या वो किसी और नॉवल की जानकारी के साथ उसे मिला देगा। एआई के साथ भी ठीक यही होता है। जैसे जैसे इनपुट बढ़ता है उसकी परफॉर्मेंस गिरने लगती है। ये मुझे उस एहसास की याद दिलाता है जब मैं किसी लंबी मीटिंग के नोट्स पढ़ने की कोशिश करता हूँ और आधे घंटे बाद मुझे याद ही नहीं रहता कि मीटिंग शुरू किस बात पर हुई थी। तो एआई के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। बिल्कुल। तो फिर ये नई तकनीक जिसे आप रिकर्सिव लैंग्वेज मॉडल्स या आरएलएम कह रही हैं, वो इस समस्या को कैसे हल करती है? क्या ये बस एक और बड़ी मेमोरी चिप लगाने जैसा है? नहीं, और यहीं पर यह तकनीक क्रांतिकारी बन जाती है। ये मेमोरी बढ़ाने का मामला है ही नहीं, ये सोचने का तरीका बदलने का मामला है। आरएलएम लंबे प्रॉम्प्ट को सीधे अपने न्यूरल नेटवर्क में नहीं डालता। इसके बजाय वो उस पूरी जानकारी को एक बाहरी चीज, एक एनवायरनमेंट की तरह देखता है और फिर उसके साथ कोड के जरिए इंटरैक्ट करता है। एक मिनट, ये बात मुझे रोक रही है। तो ये सिर्फ जानकारी को याद रखने का नया तरीका नहीं है? नहीं, ये तो एआई के काम करने के तरीके में ही एक बुनियादी बदलाव है। वो सिर्फ एक जवाब देने वाला टूल नहीं रहा। सही, बल्कि अब वो खुद एक मैनेजर या एक प्रोग्रामर बन गया है जो अपने काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट रहा है। ये तो सोचने के तरीके में ही बदलाव है। बिल्कुल, आपने एकदम सही पकड़ा। इसे एक लेखक की तरह समझिए जो अपनी कहानी का ड्राफ्ट लिखता है, फिर उसे एक पाठक की तरह पढ़ता है, उसमें कमियां निकालता है और फिर एक संपादक की तरह उसमें सुधार करता है। आरएलएम भी यही करता है। वो एक ही बार में अंतिम जवाब देने की कोशिश नहीं करता, बल्कि एक प्रक्रिया शुरू करता है जहां वो अपने ही आउटपुट को लगातार जांचता है, सुधारता है और बेहतर बनाता है। ठीक है, ये बांटो और जीतो वाली रणनीति समझ में आती है, लेकिन मुझे अभी भी ये बात हैरान कर रही है कि मॉडल ये सब कोड के जरिए कैसे करता है। क्या वो सच में एक प्रोग्रामर की तरह कोड की लाइनें लिख रहा है? पर्दे के पीछे असल में क्या चल रहा है? हाँ, वो सचमुच कोड लिख रहा है और उसे चला भी रहा है। आरएलएम एक पाइथन REPL एनवायरनमेंट का इस्तेमाल करता है। अब ये थोड़ा टेक्निकल लग सकता है। RAPL? हाँ, आरएलएम को आप प्रोग्रामर्स के लिए एक लाइव कमांड लाइन की तरह समझ सकते हैं, जहां आप एक कमांड लिखते हैं, एंटर दबाते हैं और तुरंत उसका नतीजा देखते हैं। ये मॉडल को जानकारी के साथ रियल टाइम में बातचीत करने की ताकत देता है, सिर्फ उसे एक बार में पढ़ने की बजाय। अच्छा, तो जैसे मैं किसी डॉक्यूमेंट में Ctrl+F दबाकर कोई शब्द खोजता हूँ, वैसे ही मॉडल कोड का एक छोटा सा टुकड़ा लिखकर उस लंबी जानकारी में से कुछ खास खोज सकता है। ठीक वैसा ही, लेकिन उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली। रिसर्च पेपर के चित्र 2 में इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। मान लीजिए प्रॉम्प्ट एक बहुत लंबी काल्पनिक कहानी है और सवाल है, ग्रेट कैटास्ट्रोफी से पहले कौन सी चीजें बनी थीं? एक सामान्य मॉडल पूरी कहानी को अपनी मेमोरी में लोड करने की कोशिश करेगा और शायद फेल हो जाएगा। हाँ। लेकिन आरएलएम क्या करेगा? वो कोड की एक लाइन लिखेगा जिससे पूरी कहानी चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 ऐसे हिस्सों में बढ़ जाएगी। और यहीं पर रिकर्सिव यानी पुनरावर्ती वाला हिस्सा आता है ना? बिल्कुल, और यही इस तकनीक का दिल है। एक बार जब मॉडल कहानी को चैप्टर्स में तोड़ देता है
तो वो खुद पूरी मेहनत नहीं करता। वो खुद के एक छोटे फ्रेश वर्जन को, जिसे रिसर्च में सब एलएम कहा गया है, कॉल करता है। सब एलएम? हाँ, और उसे एक छोटा सा काम सौंपता है, जैसे सिर्फ चैप्टर 1 पढ़ो और बताओ कि क्या इसमें ग्रेट कैटास्ट्रोफी से पहले बनी किसी चीज का जिक्र है। तो ये सिर्फ एक मैनेजर की तरह नहीं है जो अपनी टीम को काम सौंपता है। ये तो ऐसा है जैसे वो मैनेजर खुद की क्लोनिंग करके हर क्लोन को एक अलग काम पर लगा रहा हो। ये तो कमाल का आइडिया है। एकदम सही एनालॉजी है। वो हर चैप्टर के लिए एक सब मॉडल को कॉल कर सकता है। फिर जब उन सभी सब मॉडल से जवाब वापस आते हैं, जैसे चैप्टर 1 में कुछ नहीं मिला, चैप्टर 5 में 2 चीजें मिली, ठीक है, चैप्टर 9 में 1 चीज मिली, तो वो फिर से कोड का इस्तेमाल करके उन सभी जवाबों को एक साथ जोड़ता है और एक अंतिम साफ सुथरा जवाब तैयार करता है। इस तरह किसी भी एक मॉडल पर कभी भी बहुत ज्यादा जानकारी का बोझ नहीं पड़ता। और कॉन्टेक्स्ट रॉट की समस्या पैदा ही नहीं होती। एग्जैक्टली। ये तो थियोरी में बहुत ही एलिगेंट और स्मार्ट समाधान लगता है, लेकिन असली दुनिया में ये कितना कारगर है? जब इसका परीक्षण किया गया तो नतीजे कैसे रहे? क्या ये सच में मौजूदा मॉडलों से बेहतर काम करता है? रिसर्च में इसका परीक्षण GPT-5 और एक और एडवांस कोडिंग मॉडल QN3 कोडर पर किया गया, और नतीजे सिर्फ बेहतर नहीं थे, वे चौंकाने वाले थे। वाकई? हाँ, रिसर्च पेपर में एक ग्राफ है, चित्र 1, जो इस कहानी को बहुत अच्छे से बताता है। जैसे जैसे इनपुट टेक्स्ट की लंबाई और काम की जटिलता बढ़ती है, GPT-5 जैसे बेस मॉडल का प्रदर्शन एक चट्टान से गिरने की तरह तेजी से नीचे आता है। अच्छा। लेकिन RLM का प्रदर्शन लगभग सपाट स्थिर रहता है, भले ही इनपुट दसियों लाख टोकन का क्यों ना हो। यानी जितना मुश्किल काम उतना ही RLM का फायदा। ये जटिल काम किस तरह के थे? इसे समझने के लिए उन्होंने 3 स्तर के टास्क बनाए। पहला था SNIH, यानी सिंपल नीडल इन अ हेस्टैक। भूसे के ढेर में से सुई खोजना। हाँ, बिल्कुल। आपको 1000 पन्नों का टेक्स्ट दिया जाता है और उसमें से एक खास जानकारी, जैसे एक नाम या तारीख, निकालनी होती है। इस पर GPT-5 भी ठीक-ठाक काम कर लेता है, क्योंकि उसे बाकी टेक्स्ट को नजरअंदाज करना होता है। ठीक है, ये तो आसान लगता है। मुश्किल कहाँ से शुरू हुई? मुश्किल शुरू हुई ओलोंग नाम के टास्क से। यहाँ आपको सिर्फ एक जानकारी नहीं खोजनी थी, बल्कि जवाब देने के लिए लगभग हर लाइन को समझना और प्रोसेस करना जरूरी था। कल्पना कीजिए कि आपको हजारों ग्राहक समीक्षाएं पढ़कर उनमें से सबसे आम 5 शिकायतों की लिस्ट बनानी है। आपको हर समीक्षा पढ़नी होगी, उसे समझना होगा। हाँ, और फिर उन सबको मिलाकर एक पैटर्न खोजना होगा। यहाँ पर बेस मॉडल बुरी तरह संघर्ष करने लगे। और सबसे मुश्किल टास्क? सबसे मुश्किल था ओलोंग पेज। इसमें जटिलता को एक और स्तर पर ले जाया गया। यहाँ आपको जानकारी के जोड़ों का विश्लेषण करना था, जैसे उन सभी प्रोडक्ट्स को लिस्ट करो जिनकी समीक्षा 4 स्टार से ज्यादा है और जिन्हें मंगलवार को शिप किया गया था। ओह, इस पर तो बेस मॉडल पूरी तरह फेल हो गए होंगे। पूरी तरह। GPT-5 का F1 स्कोर, जो सटीकता का एक पैमाना है, 0.1% से भी कम था। 0.1%? हाँ, इसका मतलब है कि वो लगभग कोई भी सही जवाब नहीं दे पाया। और उसी टास्क पर RLM ने कैसा प्रदर्शन किया? उसी GPT-5 मॉडल का इस्तेमाल करते हुए RLM ने 58% का स्कोर हासिल किया। 58%? हाँ, 58%। ये दिन और रात का अंतर है। ये दिखाता है कि समस्या मॉडल की क्षमता में नहीं थी, बल्कि जानकारी को प्रोसेस करने के उसके तरीके में थी। RLM ने उसी मॉडल को एक बेहतर तरीका दिया और नतीजे जमीन आसमान बदल गए। 58% बनाम 0.1%, ये तो अविश्वसनीय है। लेकिन मेरे मन में एक शक है। ये सब बार बार खुद को कॉल करना, कोड लिखना, चलाना सुनने में बहुत महंगा और धीमा लगता है। क्या ये असल दुनिया में इस्तेमाल के लिए व्यावहारिक है या सिर्फ एक एकेडमिक प्रयोग है? ये एक बहुत ही जरूरी और व्यावहारिक सवाल है और रिसर्चर्स ने इस पर भी ध्यान दिया है। हैरानी की बात है कि जब औसत लागत की बात आती है तो RLM की लागत बेस मॉडल के बराबर या कुछ मामलों में उससे कम भी हो सकती है। कम? ये कैसे हो सकता है? क्योंकि RLM स्मार्ट तरीके से काम करता है। बेस मॉडल पूरे 10 लाख टोकन के प्रॉम्प्ट को एक साथ प्रोसेस करने की कोशिश करेगा, जो बहुत महंगा है, जबकि RLM शायद सिर्फ 50,000 टोकन के 20 छोटे-छोटे हिस्सों को देखेगा, जिन्हें उसने कोड के जरिए पहले ही पहचान लिया है कि ये जरूरी हैं। अच्छा। तो कुल मिलाकर प्रोसेस किए गए टोकन की संख्या कम हो सकती है। लेकिन इसमें औसत शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि लागत में उतार चढ़ाव भी होता होगा?
हाँ, और ये इसकी एक मौजूदा चुनौती है। जैसा कि रिसर्च के चित्र 3 में दिखाया गया है, लागत में बहुत अस्थिरता है। कुछ आसान सवालों के लिए ये बहुत सस्ता है, लेकिन अगर कोई सवाल बहुत जटिल है, तो आरएलएम उसे हल करने के लिए सैकड़ों या हजारों रिकर्सिव कॉल कर सकता है। जिससे लागत अचानक बहुत बढ़ जाती है। बिल्कुल। और जहाँ तक समय की बात है, तो हाँ, वर्तमान सिस्टम में ये धीमा है, क्योंकि सभी कॉल एक के बाद एक होती हैं, सिक्वेंशली। लेकिन रिसर्चर्स का मानना है कि ये सिर्फ एक इंजीनियरिंग की समस्या है। इसे एसिंक्रोनस कॉल्स, यानी एक साथ कई कॉल चलाकर बहुत तेज बनाया जा सकता है। रुकिए, ये बात मेरे लिए सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है। जब मॉडल इस तरह से काम करना शुरू करता है, तो क्या वो अपने आप कुछ रणनीतियां सीखता है? क्या कोई ऐसे पैटर्न उभर कर आते हैं जो उसे सिखाए नहीं गए थे? हाँ, और यही आरएलएम की सबसे बड़ी और शायद सबसे दिलचस्प ताकत है। बिना किसी खास ट्रेनिंग के, सिर्फ इस नए फ्रेमवर्क में काम करने की वजह से मॉडल ने खुद ही जानकारी को मैनेज करने के बहुत प्रभावी तरीके विकसित कर लिए हैं। रिसर्च पेपर में इन्हें इमर्जेंट पैटर्न्स, यानी उभरती हुई रणनीतियां कहा गया है। तो आप कह रही हैं कि मॉडल को ये सब सिखाया नहीं गया, उसने खुद ब खुद ये समझ लिया कि बड़े टेक्स्ट को फिल्टर करना या छोटे टुकड़ों में तोड़ना बेहतर है। कोई उदाहरण है इसका? कई बेहतरीन उदाहरण है। पहला है फिल्टरिंग। चित्र 4 में दिखाया गया है कि जब मॉडल को एक लंबे टेक्स्ट में से कुछ खास जानकारी निकालने को कहा गया, तो उसने पूरे टेक्स्ट को पढ़ने की कोशिश नहीं की। उसने खुद ही एक रिजेक्ट्स क्वेरी, जो कि टेक्स्ट में पैटर्न खोजने का एक तरीका है, लिखी और सिर्फ उन पैराग्राफ्स को निकाला जिनमें त्योहार या सौंदर्य प्रतियोगिता जैसे कीवर्ड्स थे। कमाल है। उसने 90% गैर जरूरी जानकारी को छुआ तक नहीं। ये तो अविश्वसनीय है। और कोई रणनीति? दूसरी रणनीति है चंकिंग, यानी टुकड़ों में बांटना। चित्र 4b में यह दिखाया गया है। जब उसे एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट दिया गया, तो उसने उसे नई लाइनों या पैराग्राफ्स के आधार पर तार्किक रूप से छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया और फिर हर हिस्से का विश्लेषण करने के लिए एक सब मॉडल को कॉल किया। यह वही क्लासिक बांटो और जीतो वाली रणनीति है जो उसने खुद सीखी। और अगर जवाब भी बहुत लंबा हो, जिसे कॉन्टेक्स्ट विंडो में फिट करना मुश्किल हो, तब वो क्या करता है? तब तीसरी रणनीति काम आती है, आउटपुट को जोड़ना। चित्र 4c दिखाता है कि जब जवाब बहुत लंबा होता है, तो आरएलएम अलग-अलग हिस्सों में जवाब तैयार करता है, उन्हें वेरिएबल्स में स्टोर करता है और फिर अंत में कोड का उपयोग करके उन सभी को एक साथ जोड़कर अंतिम जवाब बनाता है। ये सब कुछ मॉडल ने खुद ब खुद सीखा? हाँ, जो इस फ्रेमवर्क की ताकत को दिखाता है। ये सब इतना अच्छा है कि सच नहीं लगता। हर नई टेक्नोलॉजी की तरह इसमें भी कुछ तो दिक्कतें होंगी। इसकी कमियां या चुनौतियां क्या हैं? ये सब एकदम सही तो नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं। और इसमें कुछ गंभीर चुनौतियां हैं जिन पर काम करना जरूरी है। पहली और सबसे बड़ी चुनौती है त्रुटियों का बढ़ना, जिसे कन्फर्मेशन बायस का एक रूप भी कह सकते हैं। अगर मॉडल अपनी प्रक्रिया की शुरुआत में कोई छोटी सी गलती कर देता है, मान लीजिए किसी तथ्य को गलत समझ लेता है, तो रिकर्सिव प्रक्रिया में वो उसी गलती को बार बार दोहराकर उसे और पक्का कर सकता है। तो अगर वो अपनी प्रक्रिया में एक छोटा सा गलत मोड़ ले ले, तो वो उस गलत रास्ते पर ही आगे बढ़ता जाएगा, ये सोचते हुए कि वो सही है, क्योंकि उसका हर अगला कदम पिछले गलत कदम पर आधारित है। एकदम सही। वो अपने ही बनाए गलत आउटपुट को सच मानकर आगे बढ़ता है, जिससे गलती छोटी होने के बजाय और बड़ी होती जाती है। इसी से जुड़ी दूसरी चुनौती है पूर्वाग्रहों का बढ़ना। अगर शुरुआती मॉडल में कोई पूर्वाग्रह है, तो वो अपने ही बनाए डेटा से सीखकर उस पूर्वाग्रह को और ज्यादा बढ़ा सकता है। एक तरह का इको चैम्बर बन जाता है। हाँ, जहां मॉडल अपनी ही गलतियों और पूर्वाग्रहों को सही मानने लगता है। और क्या ये हर मॉडल के साथ काम करता है, या इसके लिए किसी खास तरह के मॉडल की जरूरत होती है? क्या इसका मतलब ये है कि आरएलएम सिर्फ ए स्टूडेंट मॉडलों के लिए ही एक टूल है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है और रिसर्च से यही पता चला। आरएलएम के रूप में प्रभावी ढंग से काम करने के लिए मॉडल की कोडिंग क्षमता बहुत अच्छी होनी चाहिए। जिन मॉडलों की कोडिंग क्षमता कमजोर थी, वे इसमें संघर्ष करते पाए गए, क्योंकि वे अपने काम को मैनेज करने के लिए अच्छा कोड नहीं लिख पा रहे थे। अच्छा। इसके अलावा अलग अलग मॉडल अलग अलग व्यवहार करते हैं। उदाहरण के लिए QN3 कोडर मॉडल GPT-5 की तुलना में बहुत ज्यादा, कभी-कभी हजारों रिकर्सिव कॉल करता था, जो बहुत अकुशल था। हजारों? हाँ, उसे काबू में करने के लिए प्रॉम्प्ट में एक अतिरिक्त लाइन डालनी पड़ी कि बहुत ज्यादा सब कॉल मत करो। तो अगर मैं आज के इस पूरी चर्चा को संक्षेप में कहूं,
तो RLM सिर्फ एक बड़ी मेमोरी वाला AI नहीं है। ये सोचने का, समस्याओं को हल करने का एक बिल्कुल नया तरीका है। यहाँ AI जानकारी को प्रोसेस करने के लिए खुद ही एक प्रोग्राम मैनेजर, एक डेटा साइंटिस्ट और एक संपादक बन जाता है। वो बड़ी समस्या को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ता है, खुद के छोटे संस्करणों को काम सौंपता है और फिर सभी नतीजों को एक साथ जोड़कर अंतिम जवाब तैयार करता है। आपने इसे पूरी तरह से सारगर्भित कर दिया है। ये एक ऐसा ढांचा है जो मॉडल को उसकी अपनी सीमाओं से आगे बढ़ने की क्षमता देता है। ये प्रदर्शन में भारी सुधार करता है, खासकर उन जटिल कामों में जहां मॉडल पूरी तरह फेल हो जाते हैं। और ये सब संभवित रूप से उचित लागत पर संभव है। ये AI को सिर्फ जवाब देने वाले से बदलकर समस्या को हल करने वाला बना देता है। ये हमें एक बहुत ही रोमांचक और शायद थोड़े डरावने सवाल पर लाके छोड़ता है। अभी तक हमने मौजूदा मॉडलों पर RLM तकनीक का इस्तेमाल किया है, जैसे किसी पुरानी कार में एक नया शक्तिशाली इंजन लगाना। लेकिन सोचिए क्या होगा जब भविष्य में AI मॉडलों को शुरू से ही जीरो से इस तरह सोचने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। यह एक बेहतरीन सवाल है जो हमें भविष्य की ओर देखने पर मजबूर करता है। जब उनकी बुनियाद ही रिकर्सिव तर्क पर आधारित होगी तो शायद हमें AI की क्षमताओं में एक और बड़ी छलांग देखने को मिले। हो सकता है कि तब AI सिर्फ हमारे दिए गए डेटा को प्रोसेस न करे, बल्कि वह खुद सक्रिय रूप से तय करे कि उसे किसी समस्या को हल करने के लिए कौन सी जानकारी चाहिए और उसे कैसे हासिल किया जाए। हम सिर्फ एक बेहतर कैलकुलेटर नहीं बना रहे होंगे, हम एक ऐसा सिस्टम बना रहे होंगे जो अपनी समस्या समाधान प्रक्रिया खुद डिजाइन कर सकता है। ये AI सिस्टम के विकास में एक बिल्कुल नया आयाम खोल सकता है।